हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स का सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी सब्जेक्ट का फॉर्मूला हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप किसी क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रोसेस कॉन्सेप्ट तो आप जानते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आपके पास कितना ही रूल हो, कितना ही कॉन्सेप्ट हो, कितना ही आपके पास उसे सोल्व करने के लिए प्रोसेस हो, वो फॉर्मूला आप वहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला हमारे सब्जेक्ट के लिए। ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का गणित का सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स का पहला फॉर्मूला मेरे पास है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम कह सकते हो। प्रमेयिका को आप एल्गोरिथम भी कह सकते हो, ठीक है। तो यूक्लिड साहब का कहना था कि आप लोग इससे पहले भी आप लोग जानते होंगे, एक चीज़ आप जानते होंगे फॉर्मूला कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल यानी कि सिर्फ शेष भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए होता क्या है, ये मेरा क्या होता है जिसमें हम भाग देते हैं, ये मेरा भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं मेरा भाजक कहलाता है, ठीक है। और भाजक को भाज्य में भाग देने के लिए जितने नंबर से हम भाग देते हैं वो मेरा भागफल कहलाता है। ओके, और जो नीचे जो शेष बचता है वो शेषफल कहलाता है, ठीक है। शेष या शेषफल कहलाता है। ओके, अब इसी को जो है 10th में जो है एक सिंबल के रूप में समझाया गया है। वो बोला गया है कि मान लो कोई ए पूर्णांक आपने लिया जिसे आप बी पूर्णांक से भाग दे रहे हो, भागफल जो आया है वो मान लो क्यू आया है, क्योंकि भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो क्यू से डिनोट किया गया है, और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं तो इसे आर से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को जो है यूक्लिड साहब जो है इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यूक्लिड साहब के अनुसार आप चाहो तो हिंदी में लिखो या फिर इस सिंबल के अकॉर्डिंग लिखो, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या जानते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये देखा जाए तो यही फॉर्मूला है। देखिए ए मेरा क्या है, भाज्य है। देखिए भाज्य की जगह पे ए है, ए इक्वल टू बी क्यू यानी कि भाजक गुना भागफल बी क्यू प्लस आर। ये आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ये फॉर्मूला। आप चाहो तो इसके अनुसार पर हिंदी में भी आप लिख सकते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल या सिर्फ शेष भी कह सकते हो, ठीक है। यही फॉर्मूला आपका है। और यहाँ पे एक शर्त है कि आर का जो आपका वैल्यू होगा, जहां आर का जो वैल्यू होगा वो जो है 0 से हमेशा बड़ा होगा। आर का वैल्यू किससे बड़ा होगा? 0 से हमेशा बड़ा होगा, या 0 के बराबर भी हो सकता है। 0 के बराबर भी या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो है b से हमेशा छोटा होगा। आर का वैल्यू जो है b से हमेशा छोटा होगा। ये बात क्यों कहा गया है, पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। पहले तो ये फॉर्मूला आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। एक बात हमें बताओ, जैसे 2 को आप मान लो 7 4 में भाग दिए तो 2 तिया 6, बाकी क्या आया 1, फिर यहाँ पे 4 उतारेंगे 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस शेषफल को अभी हम छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये इससे छोटा ना हो जाए, तब तक हम लोग भाग करते हैं। यही कहना इसका है कि आर का मान बी से, ये मेरा क्या है बी से हमेशा छोटा होता है, यानी कि फिर हम इसे लगाएंगे 2 7 14। अब मेरा शेषफल 0 आ गया, यानी कि 20 से कम आ गया, यानी कि 20 से जो है आर का वैल्यू हमेशा कम होगा। यही बताया गया है, ठीक है। ओके, चलिए अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है आपका इस चैप्टर में। जैसे मान लो पहली संख्या दिया हुआ है आपका ए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू फॉर्मूला होता है मोसो गुना लोसो। इसी संख्या के मोसो गुना लोसो के बराबर होता है। ओके, यानी कि मोसो गुना मोसो
मोसो गुना लोसो के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि मान लो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो a इंटू बी इक्वल टू इसी संख्या का HCF यानी ए बी का HCF गुना ए बी का LCM, इसके बराबर ये होता है। ठीक है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू उसी संख्या का HCF और LCM निकालोगे तो उस संख्या के गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM आएगा। तो ये दो फॉर्मूला आपके इस चैप्टर्स में है। ओके, इससे ज़्यादा आपको फॉर्मूला इसमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करो, इसे हम इरेज करते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे जो कि पोलिनोमियल चैप्टर है, बहुपद। चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद है। इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपके मिलते हैं आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होता है जिसमें वो पाया जाता है, वो इस तरह पाया जाता है। देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में आपका बहुपद पाया जाता है। ओके, अब देखिए इसमें जो है ना आपका मूल्य निकलता है, यानी कि शून्यक निकलता है। ओके, एक शून्यक मान लेते हैं अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो इन दोनों शून्यक का योग क्या होगा, इन दोनों शून्यक का गुणनफल क्या होगा, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से शून्यकों का योगफल। अब देखिए शून्यक को मूल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, शून्यकों या मूलों का गुणनफल, बात एक है। ठीक है, मूलों बोलिए या शून्यकों बोलिए, ठीक है, का योगफल बराबर क्या होगा, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, -b/a। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसे एक और तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिएगा b हमारा क्या है, x का गुणांक है, यानी कि माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस पहले से फॉर्मूला में लगा हुआ है, -x का गुणांक, ओके, -x का गुणांक अपोन बटा ए क्या है जी, x² का गुणांक, यानी कि x² का गुणांक। ओके, यानी आपको जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, या चाहो तो आप इस तरह लिख लो शून्यकों का या मूलों का योगफल बराबर -b/a, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल, कितने शून्यक है, अल्फा और बीटा, तो इसी का योगफल की बात हो रहा ना, तो इसे यहाँ पे ये लैंग्वेज ना लिख करके आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिस एंड दिस, दोनों में से कोई एक लेकर के आप चलोगे। ठीक है, ओके, चलिए इस तरह ये आप लिख सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ओके, -b/a, या फिर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ओके, तो शॉर्टकट में आप इस तरह लिखोगे। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। ओके, चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों या मूलों जो भी कह लीजिए, ठीक है, का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर आपका फॉर्मूला होता है c/a, क्या होता है जी, c/a। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं, c क्या है हमारा, अचर पद है। ओके, क्यों ये c अचर पद है, क्योंकि इसके साथ कोई चर मान नहीं है। देखिए चर क्या है हमारा, संख्या x है, चर पद क्या है x, तो इसके साथ x शामिल नहीं है, इसका मतलब ये अचर पद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे c क्या है, अचर पद, यानी अचर पद बटा a क्या है, x² का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद बटा x² का गुणांक, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसे आप लिख लो। ठीक है, अब यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, यानी कि पहला शून्यक अल्फा है इंटू दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है, इक्वल टू c/a, या फिर c/a की जगह आप अचर पद बटा x² का गुणांक भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, चलिए इससे आप कॉपी करो, इसके बाद इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने जाना था कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।
शेष या शेषफल। ओके, तो मैं यहाँ पे शेष लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसे आप इस तरह आप लोगों ने देखा होगा, A = BQ + R। ओके, यही फॉर्मूला होता था। ओके, अब इसी को ना इस तरह भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग विभाजन एल्गोरिथम में बोलते हैं। ओके, विभाजन एल्गोरिथम, इसी चैप्टर में आपका ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए A हमारा क्या था, भाज्य की जगह पे A था। ओके, तो यहाँ पे रख दिया गया है कि px, यहाँ पे क्या होता था, मेरा भाज्य होता था। क्या होता था जी, भाज्य होता था, जिससे A से इंडिकेट करते थे। और यहाँ पे मेरा भाजक होता था, भाजक होता था जिससे B से इंडिकेट करते थे। इसे यहाँ पे भागफल होता था, जिससे Q से इंडिकेट करते थे, ये मेरा भागफल हुआ करता था। ओके, और यहाँ जो शेषफल नीचे आता था उससे हम लोग R से डिनोट करते थे, जिसे शेष या शेषफल कहते थे। ठीक है, इसी को ना एक और लैंग्वेज में फॉर्मूला बनाया गया है कि भाज्य, मान लो P(x) कोई बहुपद के रूप में भाज्य दिया हुआ है, उसे आप जो है g(x) से भाग दे रहे हैं, g(x) से भाग दे रहे हैं, और q(x) भागफल आ रहा है, q(x) भागफल आ रहा है, और जो नीचे शेषफल बच रहा है वो r(x) शेषफल बच रहा है। ठीक है, यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हो कि भाज्य बराबर क्या होता था, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाज्य क्या है, p(x). ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका बनता है p(x) = भाजक गुना भागफल। तो भाजक क्या है आपका g(x), तो g(x) गुना भाजक, भागफल क्या है q(x), तो g(x) × q(x) प्लस शेषफल। शेषफल को यहाँ पे क्या माना गया है, r(x), यानी कि बहुपद के रूप में रहेगा। तो विभाजन एल्गोरिथम से ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके उससे आप सोल्व करोगे। ओके, क्वेश्चन में होता क्या है, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान पूछ लेगा, यानी कि कोई एक मिस वैल्यू रहेगा, उसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे आप फाइंड करोगे। ओके, चलिए ये आप इसे लिख लो। इसके बाद ये जो है चैप्टर आपका लगभग में कंप्लीट हो गया है चैप्टर। देखिए हम लोगों ने त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला देखा था ना, ये द्विघात बहुपद का देखा था ना। अब देखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूला। ठीक है, इसी में तो ये विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला था, मैंने आपको समझा दिया। इससे रिलेटेड ही आपका सवाल जो है, इससे रिलेटेड जो है ये आपका फॉर्मूला बनता है, कहीं अलग कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। ठीक है, तो कोई पहला रूल को फॉलो करते हुए ही दूसरा जो है फॉर्मूला बनाएगा। ठीक है, ओके, कोई एक दूसरे से अलग नहीं, बस उनका जो है नजरिया अलग था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद का जो है क्या क्या सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, द्विघात को हम लोग देख लिए थे ना, α + β = -b/a हुआ करता था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म देखते हैं, यानी कि व्यापक रूप क्या होता है इसका, जनरल फॉर्म किस तरह पाया जाता है। तो त्रिघात बहुपद होता है ax³ + bx² + cx + d, इसी फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक है, यही इसका व्यापक रूप हुआ, यानी कि जनरल फॉर्म हुआ। जनरली इसी तरह ये हम इसे देखते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए इसमें जो होता है 3 शून्यक निकलता है, त्रिघात है मतलब 3 शून्यक निकलता है। तो पहला शून्यक जो निकलता है उसे हम अल्फा मान लिए, दूसरा शून्यक को हम लोग बीटा मान लिए, और तीसरा शून्यक को हम लोग गामा मान लिए। ठीक है, तो इसमें जो होगा शून्यकों का योगफल, पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, शून्यकों का योगफल। ओके, शून्यकों कहिए या मूलों कहिए, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, बात एक है। ओके, अब शून्यकों का योगफल = इसमें भी होता है -b/a होता है। ओके, -b/a होता है। लेकिन अगर आप इसे उस फॉर्म में लिखना चाहोगे, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहोगे, तो आप इससे पहले जो लिखे थे द्विघात बहुपद के लिए, वो उसमें जो है फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ओके, तो -b जो है वो x का गुणांक हुआ करता था, लेकिन यहाँ देखिए b क्या है, x² का गुणांक है। ओके, तो यहाँ पे इसको देखते हुए यहाँ पे आप इसे फॉर्मेशन कीजिएगा। ठीक है, यानी कि -x² का गुणांक, b क्या है, x² का गुणांक, यानी -x² का गुणांक, a क्या है जी, a क्या है, a हमारा x³ का गुणांक है। किसका गुणांक है, x³ का गुणांक है। ओके,
आप चाहो तो इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, ठीक है, -b/a लिखो, या फिर आप इस तरह इस लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की ये बात कर रहा है, तो हम इसे शॉर्टकट में इस तरह भी लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। शॉर्टकट में इस तरह हम लिख सकते थे, ठीक है। या फिर -b/a की जगह आप -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया पहला फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ओके, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a। तो दूसरा फॉर्मूला लिखिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल बराबर होता है -d/a। अब इसे यहाँ पे इस व्यापक रूप में देखो, d आपका क्या है, अचर पद है, यानी कि माइनस अचर पद बटा a क्या है आपका x³ का गुणांक है, a क्या है x³ का गुणांक, यानी अचर माइनस अचर पद बटा x³ का गुणांक। ओके, x³ का गुणांक। ओके, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा और तीसरा शून्यक गामा। यानी कि गुणनफल की बात हो रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात कर रहा है, इक्वल टू -d/a। इस तरह हम शॉर्टकट में भी लिख सकते थे, ठीक है। तो -d/a की जगह पे आप माइनस अचर पद बटा x³ का गुणांक भी आप लिख सकते थे। ओके, तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह इजीली आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें त्रिघात बहुपद के लिए जो होता है फॉर्मूला, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। अब इसमें एक और फॉर्मूला बनता है कि दो शून्यक को लेकर के उसका योगफल बराबर क्या होता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा ले लिए, फिर प्लस बीटा प्लस गामा ले लिए, फिर गामा प्लस अल्फा ले लिए, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जो कि तीसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। c/a होता है इसका फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे c क्या है आपका x का गुणांक, यानी कि इसे आप इस तरह भी लिख सकते थे, c/a की जगह आप लिख सकते थे x का गुणांक बटा a क्या है जी x³ का गुणांक, यानी बटा x³ का गुणांक। ओके, यही आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ओके, तो इस तरह आप लिख सकते हो। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँगा कि आप इसी तरह लिखना, ठीक है। बस आपको इस पर फोकस करना है कि आपका वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, सारा का सारा इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है। इससे ज़्यादा फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसे आप कॉपी करो, इरेज करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ओके, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण दो चर पदों के साथ आपको देखने को मिलता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो समीकरण ले लेते हैं, जैसे में एक समीकरण हम ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण नंबर फर्स्ट है। ये इसमें दो चर है, इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए, एक चर x है, दूसरा चर y है। ये c क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर पद है। ओके, अब देखिए इन दोनों में जो चर पद है, इस पे घात क्या है, 1 है, इस पे भी घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। इसके मतलब इसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि रैखिक समीकरण के चर पदों पे घात 1 होता है, इसीलिए इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एक समीकरण मैंने ले लिया, दूसरा समीकरण लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। ओके, a1 b1 c1 देखिए a1 b1 क्या है, a1 b1 क्या है, गुणांक है, ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है। c क्या है, c1 अचर पद है। a2 क्या है, दूसरे वाले समीकरण के x का गुणांक है। b2 क्या है, दूसरे वाले समीकरण के y का गुणांक है। c2 क्या है, अचर पद है दूसरे वाले समीकरण का, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें कंडीशन होता है, शर्त के अनुसार जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, जैसे पहला शर्त आपको दे दिया जाता है कि a1 अपॉन a2, यानी कि पहले वाले समीकरण के x का गुणांक और दूसरे वाले समीकरण के x का गुणांक,
ये अगर बराबर होगा या बराबर नहीं होगा दूसरे वाले समीकरण के b1/b2, है ना, यानी कि a1/a2 इक्वल टू नहीं होगा b1/b2, इस कंडीशन में हलों की संख्या जो होती है वो होती है ओ द्वितीय हल। कैसा हल होता है? ओ द्वितीय हल निकल के आता है, ओ द्वितीय हल। ओके, यानी कि ओ द्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि केवल एक हल, एक के अलावा कोई है ही नहीं हल, ठीक है, यानी कि यूनिक हल जिसे हम एक ही हल कह सकते हैं या केवल एक हल, आप इसे ब्रैकेट में समझ सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते, यहाँ पे लिख लेते हैं केवल एक हल। ओके, यानी कि अगर आपको बोले कि केवल एक हल, यानी कि वो द्वितीय हल किस कंडीशन में होता है जी? जब a1/a2 जब बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब इस कंडीशन में वो द्वितीय हल यानी कि केवल एक हल निकल के आता है। ओके, अब बात कर लेते हैं युग्म का नाम। तो युग्म का क्या नाम है? तो इसे हम लोग बोलते हैं संगत युग्म। इसे क्या बोलते हैं? संगत। ओके, या फिर इसे हम लोग अविरोधी समीकरण भी कहते हैं। इसे हम लोग और क्या नाम से जान सकते हैं? अविरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण। ओके, अविरोधी समीकरण के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि आपको इस सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संगत युग्म किस कंडीशन में बनता है। तो a1/a2 जब इक्वल टू नहीं होगा b1/b2 के, तब संगत युग्म बनता है। यानी किसी भी सेक्शन से आपका सवाल बन सकता है। हो सकता है इस वाले सेक्शन से पूछ लिया जाए, यानी कि इस वाले भाग से पूछ लिया जाए, इस वाले भाग से पूछ लिया जाए, या फिर इस वाले भाग से पूछ लिया जाए। इसमें कैसा ग्राफ कैसा बनता है? तो इसमें ग्राफ बनता है आपका प्रतिच्छेदी। कैसा ग्राफ बनता है जी? प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। ओके, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। मैं अभी आपको समझाऊंगी प्रतिच्छेदी ग्राफ होता क्या है, ठीक है। अब जैसे इसमें दो समीकरण दिया हुआ होता है, ओके, तो उन दोनों समीकरण का आप वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका ग्राफ बनेगा। जैसे ग्राफ के कहाँ बनता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आपका ग्राफ बनता है। ये हो गया एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्स डैश, वाई डैश। ओके, ये हो गया आपका ओरिजिन। ओके, जैसे पहले वाले समीकरण का पॉइंट मान लो यहाँ मिला, यहाँ मिला, आपने मिलाया। ओके ओके, फिर दूसरे वाले समीकरण का पॉइंट मान लो एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, फिर आपने इसे भी मिलाया, ठीक है। आपने मिलाया तो यहाँ पे देखा आपने कि दोनों समीकरण का जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसा ग्राफ आपका बनेगा, जब ये कंडीशन आपका इस वाले समीकरण में, दोनों समीकरण में ये अप्लाई होगा, तो आपका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, जिससे प्रतिच्छेदी ग्राफ कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन। ओके, तो इसे मैं यहाँ से बॉर्डर कर देता हूं। ओके, चलिए चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर। दूसरा कंडीशन है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ओके, ऐसे आप समझो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख के मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिया। अब इसे हम चेक करते हैं इस वाले कंडीशन में फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे a1/a2, तो a1 क्या है हमारा 2, तो 2 हो गया। a2 कितना है 4, तो 4 हो गया, इक्वल टू। ओके, अच्छा b1 कितना है 3 है, b2 कितना है 6 है। ओके, अब यहाँ पे इक्वल टू देखिए आप करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। c1 कितना है 5 है, और बटा c2 कितना है 4 है। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो इसे हम जब काटेंगे, ये तो कट रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1/2, ये बराबर है, फिर ये कटेगा, देखिए 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, यानी ये भी आया 1/2। लेकिन ये तो 1/2 आएगा ही नहीं, ये 5/4 ही रहेगा। यानी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में जो होता है आपका हलों की संख्या जो होता है वो होता है कोई हल नहीं, कोई हल ही नहीं निकलता है, ठीक है। तो हलों की संख्या कितनी होती है? एक भी हल नहीं होते, यानी कि कोई हल नहीं। ओके, कोई हल नहीं। ओके, बात कर लेते हैं कि युग्म का क्या नाम कहलाता है। तो युग्म का नाम कहलाता है असंगत। ऐसी स्थिति में कैसा बनता है जी? असंगत जो है युग्म का नाम कहलाता है, असंगत कहलाता है, ठीक है।
जिसे हम लोग विरोधी समीकरण भी कहते हैं। ओके, विरोधी समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विरोधी समीकरण। ओके, इसी चार्ट पे आपका सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा इसमें फॉर्मूला है ही नहीं, इसी को आपको समझना है। ओके, किसी भी सेक्शन से पूछ सकता है, बोल देगा कि कोई हल नहीं होने पे क्या कंडीशन होता है, तो ये कंडीशन होता है। असंगत होने पे क्या कंडीशन होता है, तो ये कंडीशन होता है। विरोधी समीकरण कब होता है, जब ये कंडीशन होता है। यानी कहीं से भी पूछ सकता है। बात करते हैं हम लोग ग्राफ कैसा बनता है, तो इसमें ग्राफ जो बनता है वो बनता है आपका समांतर। कैसा बनता है जी, समांतर ग्राफ बनता है। ओके, समांतर ग्राफ का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हो गया मेरा ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले वाले समीकरण का मान लो इस तरह यहाँ पे जो है रेखा बना है। ओके, किरण इस तरह बना है। दूसरे वाले समीकरण का भी मान लो इस तरह बना है। ठीक है, अब ये देखिए ये एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि पैरेलल है। एक दूसरे को कितना भी बढ़ा दो, कितना भी आगे कर दो, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने वाला है। ओके, यानी कि ये लाइन क्या है, पर आप समांतर ग्राफ बनेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया समांतर ग्राफ, यानी कि पैरेलल ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन, भी समझ गए आप लोग। ठीक है, ओके, अब हम लोग तीसरे कंडीशन की ओर जाते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, फिर ये भी बराबर होगा c1/c2 के। तो इस कंडीशन में जो है अनेक हल निकल के आता है, यानी कि अनगिनत हल निकल के आता है। अनेक हल भी बोल सकते हैं, अनगिनत हल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अनगिनत हल। कैसा हल निकल के आता है जी, हलों की संख्या कितना आता है, अनगिनत हल, यानी कि अनेक हल निकल के आता है। बात कर लेते हैं युग्म कैसा कहलाता है, तो इसमें भी युग्म कहलाता है आपका संगत। कैसा युग्म कहलाता है जी, संगत युग्म ही कहलाता है। ठीक है, संगत युग्म कहलाता है। ओके, बात कर लेते हैं ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ आपका समपाती बनता है, समपाती। ओके, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे समपाती ग्राफ का मतलब क्या है। ओके, जैसे यहाँ पे हम दो यहाँ पे एक्सिस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, वाई वाई डैश, ये मेरा ओरिजिन हो गया। ओके, अब पहले वाले समीकरण का मान लो हम लोगों ने पॉइंट फाइंड किया, एक पॉइंट यहाँ मिला मेरा, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला पहले वाले समीकरण का। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, दूसरे वाले समीकरण का हम जो है जब पॉइंट फाइंड करने की कोशिश किए तो दूसरा वाला के समीकरण का पॉइंट एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला। यानी कि देखा जाए तो दोनों समीकरण का जो मुझे पॉइंट मिला एक ही लाइन पे मिला। अगर मैं इस लाइन को मैं बढ़ाऊंगा तो सारे दोनों समीकरण का जो लाइन है एक ही लाइन पे जाएगा। ठीक है, यानी कि एक दूसरे पे ओवरलैप होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह है ना, चारों पॉइंट यानी कि समीकरण के जितना भी पॉइंट आप फाइंड करो सभी के सभी लाइन जो है एक ही लाइन पे होगा। ठीक है, ओके ओके, तो इस प्रकार ये आपका हो गया 3 शर्त और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह पूछे जाते हैं कि अनगिनत हल होगा किस कंडीशन में, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, इसी पे आपको क्वेश्चन जो है बना लेना है। ठीक है, संपाती कब होगा, इस कंडीशन पे, यानी कि कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। ओके, चलिए ये मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद इसमें कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। ओके, ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसी पे सारा का सारा जो है आपका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 आधारित था। ठीक है, इससे ही आपको समझना था। ओके, अब इसमें एक और चीज़ आप लोग जानते होंगे कि एक्स और वाई का जो है वैल्यू हम फाइंड करने के लिए मेरे पास कई रूल है, 4-5 रूल हम लोग जानते हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ओके, और भी विधि होता है, वज्रगुणन विधि, बहुत सारे विधि होता है। ठीक है, तो उस विधि को बनाने के लिए मेरे पास प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, बस कॉन्सेप्ट पे आपको समझना होता है, बनाना होता है। ठीक है, लेकिन वज्रगुणन विधि में जो है कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें एक फॉर्मूला भी लगता है। ठीक है, वो मैं फॉर्मूला यहाँ पे आपको बनाने के लिए बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि का सूत्र। ठीक है, तो फॉर्मूला लोग रट नहीं पाते। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग रटते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको रटना नहीं, आपको फॉर्मूला खुद से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक में आपको बताऊंगा, उससे आप फॉर्मूला इजीली बना दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक एक्स लिख लो, फिर बटा, फिर बराबर वाई लिख लो, फिर बटा, फिर बराबर 1 लिख लो, फिर बटा। इतना काम तो कर सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे बताइएगा बी सी को आप बस नहीं पढ़ सकते हो क्या, बी सी बस, बी सी से बस हो गया,
सी ए क्या हो गया, सी ए का, आप का बोल सकते हो ना, बस का ए बी से क्या बोल सकते हो अब तो बताइए, कहानी यहाँ पे बन चुका है, बस का अब, बस का अब। तो यहीं पे आपको लिख लेना है, यहाँ पे क्या लिखना है, बस का अब, ठीक है, बस का अब। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सी ए में घट रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी ए में माइनस हो रहा है, तो आपको करना क्या है, बी सी में बी सी को माइनस कर देना है और ए बी को ए बी में माइनस कर देना है। लो आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद एक और काम करना है, 12 21 याद तो रहेगा ना, क्या करो यहाँ पे लिख दो 12 21 12 21 12 21, कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं। ओके, यही आपका क्या हो गया, बजरंग विधि का फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो टेबल में हम लोगों ने समझा था उसे समझना ज़्यादा जरूरी था, अब इसे भी समझना ज़्यादा जरूरी है, इसे आपको रटना नहीं, रटोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो बस का अब, इस तरह पहले एक्स बाई और 1 लिख लेना, बस का अब क्या करना, सभी में माइनस कर देना, फिर 12 21 कर देना, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका बजरंग विधि का फॉर्मूला आपका बनता है, ठीक है। ओके, तो इसे आप रटने की कोशिश करोगे ना तो रट तो लोगे, लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इस तरह आप फॉर्मूला आप इसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का फॉर्मूला, इसे आप लिख लो। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि द्विघात समीकरण है, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है वो हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म क्या होता है वो आप पहले समझ लो, ठीक है। तो ये जनरली किस फॉर्म में पाया जाता है, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही आपका है द्विघात समीकरण, जहाँ कंडीशन है कि ए जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तभी ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ए 0 हो गया तो ये वाला जो है मान पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बच्चे का आपके पास सिर्फ बी एक्स प्लस सी। तो चूंकि आपके पास एक्स एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, टर्म नहीं है, तो इससे आप द्विघात समीकरण नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे शर्त है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें जो है आपका क्या क्या फॉर्मूला बनता है वो आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लो कि एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़े होंगे आप, ठीक है। जिसमें कि 2 शून्यक निकलता था, पहला शून्यक को अल्फा बोलते थे, दूसरा शून्यक को हम लोग बीटा बोलते थे, ठीक है। यानी कि हम लोग निकालते थे शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, शून्यकों का योगफल, इक्वल टू होता था माइनस बी बटा ए। यहाँ पे देखा जाए तो b क्या है, x का गुणांक यानी कि माइनस एक्स का गुणांक, इस तरह भी हम लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक, बटा a क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, आप चाहो तो जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए लिखो, या फिर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, बात एक है। ओके, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसमें होता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू सी बटा ए। ओके, सी क्या है, अचर पद, यानी कि आप इसे इस तरह लिख सकते हो, अचर पद बटा एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ओके, तो इस तरह आप फॉर्मूला इसमें देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो है एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग बोलते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है। विविक्त कर बराबर क्या होता है, विविक्त कर, जिसे विवेचक भी बोलते हैं, विवेचक, जिसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ओके, सूचित करते हैं, ठीक है। तो डी बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरा, डी बराबर यानी कि विविक्त कर बराबर यानी कि विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है हमारा, एक्स एक्स सॉरी एक्स का गुणांक बी है, 4 फॉर्मूला में दिया हुआ है कांस्टेंट के रूप में है, ए क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, अचर पद। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है डी बराबर, ठीक है, इससे फॉर्मूला आपका बनता है। अब देखिए इसमें कंडीशन होता है कंडीशन क्या होता है, जब आप वैल्यू निकालोगे तो डी का मान अगर आपका 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 4 0 से बड़ा आए, तो इस कंडीशन में जो आपका जो विवेचक कहलाता है, ये कहलाता है वास्तविक और असमान। क्या कहलाता है जी, वास्तविक असमान, वास्तविक कौमा
ओ समान, वास्तविक और ओ समान कहलाता है। कब? जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आए, ठीक है। अगर आपका डी का वैल्यू 0 से छोटा आए, किससे छोटा आए जी? 0 से छोटा, यानी कि माइनस में आए, तो माइनस में आने पर यह काल्पनिक होता है। कैसा होता है जी? काल्पनिक कहलाता है। ओके, डी क्या कहलाएगा? काल्पनिक कहलाएगा। ओके, विवेचक काल्पनिक कहलाएगा। अगर आपका डी का मान 0 के बराबर आए तो इस कंडीशन में ये जो है वास्तविक और समान कहलाता है। वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होता है, ठीक है, जब d इक्वल टू 0 आए तब, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसमें और एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला एक और होता है, तो ये हो गया मेरा तीसरा फॉर्मूला। ओके, तीसरा फॉर्मूला का शर्त हो गया कि इस शर्त में ये कहलाता है, इस शर्त में ये कहलाता है, इस शर्त में ये कहलाता है। 3 शर्त हो गया। ओके, अब चौथा फॉर्मूला जो कि लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का है, वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। इससे जो है ना, इस द्विघातीय सूत्र को जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही फॉर्मूला होता है किसका जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। द्विघातीय सूत्र यही आपका होता है, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में इतना ही फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, इसे आप लिख लो। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है, जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, यानी कि इसे शॉर्टकट में हम एपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी होता क्या है, यानी कि कोई भी नंबर जो कि एक क्रम में दिया हुआ हो, एक श्रेणी के रूप में दिया हुआ हो, ठीक है, उसे समांतर श्रेणी के रूप में जानते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, जैसे में 3, 6, 9, 12, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो पहला पद है, ये क्या है? मेरा पहला पद, प्रथम पद हो गया, ठीक है। प्रथम पद, ये क्या हो गया? दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रथम पद होता है, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से, यानी ए क्या है? हमारा प्रथम पद है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, ठीक है। तो इस ए को हम लोग प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो इसमें देखिए ए बराबर क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अब दूसरा होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर, ओके, जिसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सार्व अंतर आप कैसे निकालोगे? पहला दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। तो दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को आप घटा दोगे, ठीक है। तो यानी कि ये आपका देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा a1, ये a2, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद, इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि जब हम a2 में a1 को माइनस करेंगे, या आप a3 में a2 को माइनस कर लो, या आप a4 में a3 को माइनस कर लो, ये जो है सभी का अंतर जो है समान होगा। ओके, जैसे a2 क्या है? मेरा 6 है, तो हम क्या करेंगे? 6 माइनस a1 क्या है? 3 है, तो 3 घटा दिए। a3 क्या है? 9, यानी 9 माइनस a2 कितना है? 6 घटा दिए। a4 कितना है? 12, तो 12 माइनस a3 कितना है? 9 लिख लिए, ठीक है। अब इन सभी को घटा के देख लो, सबका अंतर क्या है? समान है। सभी में अंतर कितने क्या है? 3 का अंतर है,
यानी कि याद रखना, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस इस तरह दे दिए जाते हैं कि कुछ कर्म दिए हुए होते हैं, उसे आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो याद रखना उसका डिफरेंस, कम से कम 2 डिफरेंस निकालना। कितने डिफरेंस निकालना? कम से कम 2 सार्वंतर निकालना। और आप देख लेना, अगर 2 में जहाँ पास हुआ यानी कि सबका सार्वंतर सेम ही रहता है, ठीक है। तो कम से कम मिनिमम 2 निकालना है आपको सार्वंतर। दोनों सार्वंतर का वैल्यू समान आए तो समझ लेना कि वो जो कर्म दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी के कर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो इस तरह आपको याद रखना है। ओके, यानी डी कैसे निकालोगे? जो पद आप लिखे हो उससे पहले वाले पद को घटा देना है, ठीक है। जो पद आपने तय किया, जैसे हम तय किए कि हम यहाँ पे 20, ठीक है, 20 से पहले इसमें क्या होगा, जैसे इसमें देखिए 3 का गुणांक है ना, तो 21 आएगा, इसमें 21 आएगा। 3 का गुणांक सभी में चल रहा है, 3 का 3 6 3 3 3 12 3 7 21, कहीं ना कहीं 21 भी इसमें होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये जो भी पद है 21 से पहले वाले पद में घटा देना है, ठीक है। तो 21 से पहले वाला पद क्या है? 18 होगा। ओके, यानी कि 21 में 18 घटाओगे, इसमें भी अंतर क्या आएगा? 3 ही आएगा, ठीक है। जो भी पद को घटाना है, ओके, उससे ठीक पहले वाले पद उसमें घटा देना है, तो उससे आपका सार्वंतर निकल जाएगा। ओके, चलिए ये आप समझ लिए कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर कितना इंपॉर्टेंट है? अगर सार्वंतर समान नहीं आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, वो जो कर्म दिया हुआ है समांतर श्रेणी में नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला होता है, ओके, एनमा पद, एनमा पद, ओके, एनमा पद, ओके। अब इसमें जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये देखो यहाँ पे ये जो पद लिखा हुआ है, ये समांतर श्रेणी जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं इस फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिएगा ए प्लस, देखिए पहला पद क्या है? ए। दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या है? ए प्लस 2d। फिर चौथा पद क्या है? ए प्लस 3d। ये देखा जाए तो समांतर श्रेणी में अगर होगा तो ये सारा का सारा जो है इसी फॉर्म में लिखा हुआ होता है। जैसे आप देखिए 3 6 9 12 ये है ना, तो इसे आप चेक करो इस पे इसी पे है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम चेक किए, ए का मान कितना है? 3, तो 3 हो गया, कॉमा ए प्लस डी, ए बराबर क्या है? 3 ही है, तो 3 प्लस डी, डी का मान कितना आएगा? इसका मान हम लोग सार्वंतर निकाले तो 3 आया, तो 3 हो गया, ठीक है। फिर कॉमा ए कितना है? 3 है, तो 3 रखे, प्लस 2 गुना 2 इंटू डी है, डी का मान कितना आया? 3, तो 3 रख दिए। फिर कॉमा ए प्लस 3d, ए कितना है? 3 है, तो 3 प्लस 3d यानी 3 इंटू 3, डी का मान कितना है? 3 है, तो 3 मैंने रख लिया। अब इसे आप निकालो, पहला पद 3 आ गया, 3 3 6 आ गया, 3 दूनी 6, 6 3 9, 3 तिया 9, 9 3 12। यानी कि देखा जाए तो ये जो आपका लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ था कुछ ना कुछ इसी फॉर्म में दिया हुआ था। क्या, किस फॉर्म में दिया हुआ था? इसी फॉर्म में आपका दिया हुआ था। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ओके, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। जैसे आपको बोले पहला पद तो ए हो जाएगा, दूसरा पद बोले तो ए प्लस डी की बात वो कर रहा है, तीसरा पद बोले यानी कि ए प्लस 2d की बात कर रहा है। ओके, तो इस तरह आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको बोल देता है कि एनवा पद ज्ञात करें, यानी कि आपको बोल दे कि 5वां पद ज्ञात करें। इस समीकरण का आप 120वां पद ज्ञात करें, कुछ भी पद बोल सकता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो उसे हम लोग TN से डिनोट करते हैं या AN से भी डिनोट करते हैं, AN या TN बात एक है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है? हमारा प्रथम पद। n क्या है? जिस पद का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोले वो हमारा n है। ओके ओके, डी क्या है? सार्वंतर है। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया पहला फॉर्मूला। ओके, अब आपको क्या बोले, अब आपको बोल दिया जाए कि ये जो समांतर श्रेणी है ना, इसका योगफल क्या होगा वो आप बताओ, ठीक है। तो ये योगफल यानी कि एनमा पदों का योगफल, यानी कि जो कर्म दिया हुआ है समांतर श्रेणी में उन सभी का योगफल जब आपको बोले ज्ञात करने के लिए, तो इसे हम लोग SN से डिनोट करते हैं। तो SN बराबर यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना एक और फॉर्मूला होता है। इसमें होता क्या है, जैसे इसमें देखिए लास्ट वाला जो है ना, इसमें देखिए लास्ट जो है दिया हुआ नहीं कि ये कहाँ तक जाएगा। ओके, जैसे इसमें कि दे दे कि यहाँ तक ये जाएगा, मान लो ये दे दिया कि ये 30 तक जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट हो गया, ये क्या हो गया? लास्ट पद हो गया, यानी कि अंतिम पद। ओके, यदि आपको अंतिम पद दे दे तो SN बराबर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है जी? फॉर्मूला होता है n/2
इंटू ए प्लस एल। एल क्या है हमारा अंतिम पद है, ठीक है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में फिर ए प्लस एल। ओके, इस वाले से आपका सारा का सारा जो है आप कोई भी मतलब किसी भी टाइप का रहे इस वाले फॉर्मूला में आप बना लोगे। ओके, लेकिन इस वाले फॉर्मूला तभी अप्लाई करना जब अंतिम पद दिया हुआ हो तब, ठीक है। और इसमें कोई भी पद हो, अंतिम पद हो या ना हो, इस वाले में आप बनाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। ओके, एल क्या है हमारा अंतिम पद, ए क्या है प्रथम पद, एन क्या है जो नंबर वहाँ पे टोटल नंबर दिया हुआ है वो है, ठीक है। ओके, तो इसे आप लिखो, ये इस चैप्टर का भी जो है फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6। चलिए, छठा चैप्टर है त्रिभुज, जिसे ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक होता है थेल्स प्रमेय, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है। ओके, मान लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है। बी सी के समांतर जो है, बी सी के समांतर एक हम ले लिए हैं डी ई, एक लाइन ले लिए हैं बी सी के समांतर। ओके, तो इस कंडीशन में थेल्स का कहना है, थेल्स के अनुसार होता क्या है, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार जिसे हम लोग आधारभूत समानुपाती का प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है। आधारभूत, थेल्स प्रमेय को क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो थेल्स का कहना था कि ए डी बटा डी बी, ये क्या है हमारा बी है, ठीक है, यानी ए डी बटा डी बी ये बराबर होगा ए ई बटा ई सी के बराबर होगा, ए ई बटा ई सी के बराबर होगा। यही आपका थेल्स प्रमेय है, ठीक है। थेल्स प्रमेय यही आपका है, जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल ना देकर के आप इस तरह भी लिख सकते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ओके, आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुना आधार को b से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, और लंबाई रहता तो लंबाई को हम लोग l से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटू बी गुना h, ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ आप देखते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज के चारों भुजा एक समान हो, एक ही लेंथ की हो, ठीक है, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ओके, तो भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो हम इसे इस तरह लिख सकते थे √3/4 गुना ए का स्क्वायर, क्योंकि भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, यदि आपका त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज है जो कि समरूप है ना, जैसे दो यहाँ पे त्रिभुज है, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो, है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है वो आप समझिएगा, ठीक है। ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। यदि त्रिभुज समरूप हो तो इस कंडीशन में होता क्या है, एरिया ऑफ पहले त्रिभुज का एरिया बटा, एरिया को शॉर्टकट में ए आर बोलते हैं, यानी कि क्षेत्रफल है, ठीक है। क्षेत्रफल ऑफ पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है पहले वाले त्रिभुज का भुजा बटा दूसरे वाले त्रिभुज का भुजा, यानी कि भुजा 1 पहले वाले त्रिभुज का, भुजा 2 दूसरे वाले त्रिभुज का, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, तो इस तरह आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है, इससे रिलेटेड सारे जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के फॉर्मूला, ठीक है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि निर्देशांक ज्यामिति है, जिसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बोलते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, किसी बिंदु का निर्देशांक। ओके, तो किसी बिंदु का निर्देशांक क्या क्या हो सकता है, अब यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस, तो ये वाई डैश हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब आप पॉइंट कहीं भी आप ले लो, कहीं भी आप ले लो, तो वो कहीं ना कहीं एक्स और वाई के मेल से मिल करके वो पॉइंट आपका बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये एक्स के यहाँ पे उपस्थित है और वाई के यहाँ पे ये पॉइंट उपस्थित है। ठीक है, आप किसी भी क्वाड्रेंट में ले लो, इस वाले में ले लो या इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, कहीं भी आप लो, वो एक्स और वाई के ही मेल से वो कहीं ना कहीं वो पॉइंट बना हुआ होता है। ठीक है, यानी कि निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स और वाई, यानी एक्स कॉमा वाई। ओके, इस एक्स को हम लोग बोल देते हैं भुज, भुज के नाम से जानते हैं, और इस वाई को हम लोग बोल देते हैं कोटि, यानी भुज और कोटि के मेल से बना हुआ हमारा निर्देशांक बिंदु होता है। ओके, अब इसमें फॉर्मूला होता है एक दूरी सूत्र। जैसे मैं यहाँ पे दो लाइन ले लिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे मान लेते हैं x1 y1 एक पॉइंट है, एक निर्देशांक पॉइंट बिंदु है, दूसरा निर्देशांक बिंदु मान लेते हैं x2, y2 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दूरी सूत्र होता है हमारा, दूरी सूत्र, जिससे स्मॉल d से डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही आपका दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है। ओके ओके, ये फॉर्मूला हो गया दूरी सूत्र का। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, है ना। जैसे x और y के बीच का मध्य बिंदु आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी मिडल पॉइंट। ठीक है, तो जैसे मान लो इसके और इसके बीच का x के लिए जो है आप निकालना चाहते हो मध्य बिंदु, तो x के लिए जो हो जाएगा मध्य बिंदु वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। x के लिए ये हो गया मध्य बिंदु का फॉर्मूला। y के लिए क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। ये हो गया y के लिए मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। ओके, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में जैसे मैं यहाँ पे ए बी, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट लिया था, इसे मान लो एक पॉइंट बीच में जो है ये जो है विभाजित कर रहा है, मान लो विभाजित कर रहा है m रेशियो n में, ये विभाजित कर रहा है m रेशियो n में, ये इस दो पॉइंट को विभाजित कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर होता है m x2 प्लस n x1। ओके, m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n बटा m प्लस n। ठीक है, ये हो गया x के लिए। किसके लिए हो गया जी, ये हो गया आपका x के लिए। अब y के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया y के लिए, ये फॉर्मूला हो गया विभाजन सूत्र के लिए, x के लिए और y के लिए। ठीक है, ओके, तो इसे आप लिखो। अब एक और फॉर्मूला इसमें होता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, तो इसे पहले हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा जगह लेगा। ओके, तो आइए इसे हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये इससे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको 3 पॉइंट दे दिए जाते हैं त्रिभुज का, और उसका बोलते हैं आपको इसका जो है निर्देशांक ज्यामिति के फॉर्मूला पे आपको बनाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उस पर नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमारा होता है 1/2। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, बनाना सीखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो आप x1 लिख लो। ठीक है, फिर y माइनस y, फिर प्लस x2 लिख लो,
फिर बाई माइनस बाई लिखो, ठीक है। फिर क्या करो, प्लस x3 लिखो, फिर बाई माइनस बाई करो, ठीक है। ये आपने कर लिया, ओके। ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अभी इसके बाद आपको करना क्या है वो आप देखिएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ जानो, ये x1 x2 यहाँ ये भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये भी छोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे वो आप समझो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, 1 से स्टार्ट किए, अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 3 फिर 1 हो जाएगा, 2 से स्टार्ट किए थे, अब 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 फिर 1 2, इसी पे आपको काम करना है। इसको भी आपको रखना नहीं है, ऐसा नहीं कि 123 231 312 याद करो, वो भी नहीं करना है। 1 2 3 लिखो, 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 से स्टार्ट करो, 2 2 1 3 लिखना, सॉरी 2 3 1, ठीक तो लिखा था आपने, 2 3 फिर 1, फिर 3 से स्टार्ट करो, 3 1 2, इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, नंबरिंग यहाँ दे दो, 1 2 3, फिर 2 3 1 2 3 1, फिर 3 1 2 3 1 2, ये आपका फॉर्मूला बन गया, 3 1 2, ठीक है, ओके। कितना इजी था ये फॉर्मूला। फिर से मैं फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। करना क्या, 1/2 लिख देना, मैं बड़ा लिखता हूँ, ठीक है, 1/2, ठीक है। फिर मैंने क्या, x बाई माइनस बाई, फिर मैं क्या प्लस, फिर x बाई माइनस बाई, फिर मैंने क्या, फिर x किया, फिर बाई माइनस बाई, इतना काम किया, ठीक है। इसके बाद नंबरिंग मैंने कर दिया, 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 3 1 2 3 1, फिर 3 1 2 3 1 2, इस तरह ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो इसे मैंने थोड़ा बड़ा मैंने लिख लिया ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। तो इसे आप कॉपी करो, ओके। इसके बाद इसका एक और यहाँ पे एक इसमें शर्त होता है, यदि आपका जो है संरेख होने का प्रतिबंध आए, यानी कि शर्त आए संरेख होने का, ओके। यानी कि संरेख जब बोले आपको, तो आपको बोल दिया जाए कि यदि ये त्रिभुज संरेख है, ठीक है, तो संरेख होने में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल को आपको इक्वल टू 0 मान लेना है। कब मानोगे 0, जब संरेख हो तब, ठीक है। संरेख के कंडीशन में आपको 0 मान लेना है, ओके। कोई भी फॉर्मूला हो, अगर संरेख बोले तो आपको उसे इक्वल टू 0 मान करके सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ओके। फॉर्मूला आपका यहीं तक होता है, ठीक है। इक्वल टू 0 कब होगा, जब संरेख की कंडीशन में आपको बोले कि ये यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है संरेख है, ठीक है, तो संरेख की स्थिति में ये जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। संरेख की कंडीशन में इक्वल टू 0 करके आप वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला देखेंगे।